Hello everyone, this is Sir Pasha back with more lectures on measurements. अच्छा जी, तो दिस इज आवर सेकेंड लेक्चर. पहली क्लास में हमने बात की जी व्हाट इज अनसर्टेनिटी. वी टॉक्ट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड मेजरमेंट. और फर्स्ट क्लास वाज ऑल अबाउट कि भाई अनसर्टेनिटी कैसे डिटरमिन होती है प्रैक्टिकली किसी मेजरमेंट में. अब आ जाते हैं थोड़ा सा एग्ज़ाम की तरफ कि भाई एग्ज़ाम में क्या हमसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है और एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है और हमें किस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है. तो भाई पिछली क्लास में हमने ये बात कर ली थी कि एवरी मेजरमेंट इज़ अनसर्टेन टू सम एक्सटेंट. कि भाई कोई भी मेजरमेंट हो, चाहे वो लेंथ की हो, मास की हो, टाइम की हो, टेम्परेचर की हो, प्रेशर की हो, किसी भी चीज़ की हो, किसी भी डिवाइस को यूज़ करके निकाला जाए, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी उसमें ज़रूर होती है. तो एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे कि फॉर एग्जांपल कुछ मेजरमेंट्स होंगी जो अलोंग विद इट्स अनसर्टेनिटी आपको गिवन होंगी. फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट अ सिलेंडर. तो आप सबको पता है व्हाट्स अ सिलेंडर. तो लेट्स से ये यूनिफॉर्म सिलेंडर है और इस सिलेंडर की हाइट आपको गिवन है एज 18.9 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर. लेट्स से इन्होंने ये मेजर किया था विद द हेल्प ऑफ मीटर रूल और बड़े ठंडे हालात में किया था. लेट्स से इसकी अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर है. कैसे आई मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बस इसकी अनसर्टेनिटी गिवन है आपको. फिर इसी सिलेंडर का डायामीटर भी आपको गिवन है एंड दैट डायामीटर इज गिवन टू यू एज 2.34 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर. ठीक है. और लेट्स से डायमीटर वाज मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स. बट अगेन आई डोंट केयर किस डिवाइस से मेजर हुआ था और किस तरह ये अनसर्टेनिटी आई. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि मुझे एग्जाम में अनसर्टेनिटी गिवन है. तो आई डोंट केयर कि भाई ये अनसर्टेनिटी कैसे डिटरमिन हुई, लाइक हाइट की और डायमीटर की. मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई आपने अनसर्टेनिटी आपको गिवन है क्वेश्चन में. और अब वो आपसे कहते हैं कि प्यारे बच्चों विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आप एक काम करो, वॉल्यूम कैलकुलेट कर दो. क्या कर दो? इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दो. तो बचपन में हमने पढ़ लिया था कि सिलेंडर का वॉल्यूम किसके बराबर होता है. वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर एल. यहाँ पे हाइट एच है तो पाई आर स्क्वायर एच कर देते हैं. तो वॉल्यूम इज गिवन एज लेट्स से पाई आर स्क्वायर एच. अच्छा, अनसर्टेनिटी के केसेस में ना हमेशा कोशिश कीजिएगा, इस बात को यकीनी बनाइएगा, इस चीज़ को इंश्योर कीजिएगा कि जब भी आप लाइक इक्वेजन बनाएं तो इक्वेजन उन्हीं वेरिएबल्स की फॉर्म में बनाएं जो जिस फॉर्म में आपको जिन वेरिएबल्स का डाटा आपको गिवन है. फॉर एग्जांपल आपको डाटा दिया हुआ है हाइट और डायामीटर ना, तो और आपके पास जो वॉल्यूम की इक्वेजन है वो हाइट और डायामीटर की फॉर्म में नहीं है, वो हाइट और रेडियस की फॉर्म में. तो मैं चाहूँगा कि मेरी वॉल्यूम की इक्वेजन भी डायमीटर की फॉर्म में हो, रेडियस की फॉर्म में ना हो. तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा. मुझे पता है कि भाई रेडियस d/2 के बराबर होता है. लाइक डायमीटर को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो रेडियस बन जाता है. तो इस रेडियस की जगह मैं लिख दूंगा d/2 और फिर स्क्वायर एज इट इज़ और h एज इट इज़. अब अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो पाई एज इट इज़ नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, d स्क्वायर एज इट इज़ और h एज इट इज़. तो ये भी वॉल्यूम की बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन है, लेकिन ये है इन द फॉर्म ऑफ डायमीटर एंड हाइट, क्योंकि मुझे क्वेश्चन भी दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ डायमीटर एंड हाइट. ठीक है भाई. अब मैं क्या करूंगा, मैं डायमीटर की वैल्यू पुट कर दूंगा पाई बाय 4 एज इट इज. डायमीटर की वैल्यू 2.34 क्वेश्चन में गिवन है. 2.34 एज इट इज, स्क्वायर एज इट इज, हाइट मुझे गिवन है एज 18.9, तो मैं इसकी जगह 18.9 एज इट इज पुट कर दूंगा एंड माई आंसर ऑफ वॉल्यूम वुड टर्न आउट टू बी 81.28 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम निकल गया. तो ये निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत छोटी क्लास में भी कर लेते थे सर. फॉर्मूला पता हो तो वैल्यू पुट करके आंसर कौन नहीं निकाल लेता. लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अब आपने मेरी बात बड़े गौर से सुननी है. वो ये कि देखिए हाइट और डायामीटर हमने मेजर किया था विद द हेल्प ऑफ डिवाइसेस. वॉल्यूम हमने मेजर नहीं किया है, वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया है. कि हमारे पास एक फॉर्मूला था पाई बाय 4 d स्क्वायर एच, उसमें वैल्यू पुट करके हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया. तो पहले तो डिफरेंस ध्यान में रखिएगा बिटवीन अ मेजर्ड वैल्यू एंड अ कैलकुलेटेड वैल्यू. इस केस में हमारे पास हाइट और डायामीटर आर मेजर्ड वैल्यूज, वेयर एज वॉल्यूम इज नॉट अ मेजर्ड वैल्यू, वॉल्यूम इज अ कैलकुलेटेड वैल्यू. वॉल्यूम तो हमने कैलकुलेट किया. अब बात सारी ये है कि भैया जब हाइट में अनसर्टेनिटी है, डायामीटर में अनसर्टेनिटी है, तो हाइट और डायामीटर को यूज़ करके जब तुम वॉल्यूम निकाल ले हो तो क्या वॉल्यूम में किसी किस्म की अनसर्टेनिटी नहीं होगी? बिल्कुल होगी. वॉल्यूम में भी अनसर्टेनिटी होगी. तो सर वॉल्यूम में कितनी अनसर्टेनिटी होगी, ये कैसे पता लगेगा? यही तो हमें सीखना है.
अगले 10, 12, 15 न जाने कितने लेक्चर्स लग जाएंगे जिसमें हमने भाई यही करना है कि कैसे पता लगेंगे, दया पता लगाओ कि आखिर अगर हमें मेजर्ड वैल्यू की अनसर्टेनिटी गिवन है और उन मेजर्ड वैल्यू को किसी फॉर्मूले में यूज़ करके हम किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस कैलकुलेटेड वैल्यू में कितनी अनसर्टेनिटी होगी। ये है वो प्रोसेस, ये है वो चीज़ जो हमें इस चैप्टर में असल सीखनी है। ये है हमारा इस चैप्टर का एक्चुअल प्रिंसिपल लर्निंग आउटकम। समझ आ रही है बात? तो since H and D has some uncertainty, so volume must also have some uncertainty। तो भाई आज के लेक्चर में या आने वाले लेक्चर्स में हमें यही सीखना है कि किस तरह से कैलकुलेटेड वैल्यू की अनसर्टेनिटी डिटरमिन किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है अगर कि मेजर्ड वैल्यू की अनसर्टेनिटी हमें गिवन हो। समझ आ रही है ये बात? तो सर अब और वक्त ज़ाया ना करें, आप बता देना कि कैसे कैलकुलेट करते हैं अनसर्टेनिटी। तो बता देते हैं आपको। देखिए, अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के लिए अनसर्टेनिटी के कुछ फॉर्मूलाज हैं, यानी डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट इक्वेशंस हैं जिनको हम यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट अनसर्टेनिटी। अच्छा, वो इक्वेशन जब आप वैसे ही किसी को दिखाएंगे ना, वो इंसान जो अनसर्टेनिटी के बारे में ज़्यादा जानता ना हो तो उसको देखते ही बुखार हो जाएगा, क्योंकि वो दिखने में बड़े बेशरम लगते हैं। बट आप बेफिक्र ना रहे, दिल के बड़े अच्छे हैं। जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसे दिखने के इतने ख़तरनाक थे, इन रियलिटी ये तो बड़े क्यूट हैं और बड़े आसान हैं। तो उन इक्वेशंस को समझने से पहले कुछ चीज़ों को हमें पढ़ना सीखना पड़ेगा कि भाई पहले उनको रीड करना तो आ जाए, उनको रीड करना आ जाए, फिर देखेंगे कि आखिर उनको अप्लाई कैसे करना है और ये फॉर्मूलाज आए कहाँ से एंड बाबा। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें जिनको पढ़ना सीखते हैं, जैसे ये आपके सामने क्या लिखा है। देखिए, ये जो सिंबल है ना, दिस इज द सिंबल ऑफ अनसर्टेनिटी। ये कौन सा सिंबल है? ये सिंबल ऑफ अनसर्टेनिटी है, जिसको हमारे यहाँ कहते थे कि भाई पहले बनाओ 8 और फिर काट दो इसका पेट, तो जो चीज़ बन जाए वो कहलाएगी सिंबल ऑफ अनसर्टेनिटी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो लिखा है ना L प्लस माइनस अनसर्टेनिटी इन एल, यानी किसी भी चीज़ से पहले अगर ये सिंबल लग जाए तो ये उसकी अनसर्टेनिटी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं V से पहले ये सिंबल लगा दूं तो ये हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन V। अगर मैं X से पहले ये सिंबल लगा दूं तो ये कहलाएगा अनसर्टेनिटी इन X। तो यहाँ पर आ गया L प्लस माइनस अनसर्टेनिटी इन L इज इक्वल्स टू 7.4 प्लस माइनस 0.2। इसको कैसे रीड करेंगे? इसको रीड करेंगे, लेट्स अगर L थे, L है लेंथ, तो हम कहेंगे लेंथ प्लस माइनस अनसर्टेनिटी इन लेंथ इज 7.2 प्लस माइनस 0.2, यानी लेंथ है 7.4 और उसकी अनसर्टेनिटी है 0.2। तो आई एम गोना रीड दिस एज अनसर्टेनिटी इन L इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 0.2। सिमिलरली एक चीज़ है जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। व्हाट इज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी? कि भाई अगर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी की किसी मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी पता है और अगर आप उसकी अनसर्टेनिटी को उसकी मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करते हैं, जैसे आपको पता है कि लेंथ है कितनी और उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है, तो जो भी उसकी अनसर्टेनिटी है अगर आप उसे क्या करें, उसकी मेजर्ड वैल्यू से ही डिवाइड कर दें जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है या मेजर की है, तो अब जो चीज़ बन जाएगी इस पूरे को प्यार से कहेंगे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने लेंथ की अनसर्टेनिटी को लेंथ से डिवाइड कर दिया तो ये कहलाएगी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन लेंथ। अगर मैंने वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो ये कहलाएगी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम एंड सो ऑन। सिमिलरली प्यारे बच्चों, अगर हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो चीज़ बनेगी उसे प्यार से कहते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी। क्या कहते हैं? परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो फॉर एग्जाम्पल ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी थी, इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन जाएगी? हो जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ये तीनों पहली बात तो पढ़ना आना चाहिए और समझना आना चाहिए कि अगर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी की अनसर्टेनिटी गिवन है तो पता होना चाहिए भाई ये अनसर्टेनिटी है, ये इसकी मेजर्ड वैल्यू है, ये इस तरह इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकाली जा सकती है, इस तरह इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली जा सकती है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कभी कहते हैं अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर लो, कभी कहते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करो, कभी कहते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करो। तो पहले तो पता होना चाहिए कि अनसर्टेनिटी क्या है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है और परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है। उसके बाद इससे बात करेंगे ना कि आखिर इसको कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग इन सब की अपनी अपनी एप्लीकेशंस भी हैं भाई। कभी कभार सिर्फ अनसर्टेनिटी इंपॉर्टेंट होती है, कभी कभी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इंपॉर्टेंट होती है, कभी कभी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ।
भाई लेट्स से मेरी क्लास में एक बच्चा है जिसका नाम है स्टूडेंट एक्स, उसको मैं कहता हूँ कि यार एक काम करो, ये है एक अदद एप्पल पेंसिल, इसकी लेंथ निकाल दो। तो ये बच्चा इसकी लेंथ निकालता है, लेट्स से इसकी लेंथ आती है 12 सेंटीमीटर्स, 12.5 सेंटीमीटर्स। मैं कहता हूँ हाँ भाई कितनी अनसर्टेनिटी है इसमें, कहता है सर मैक्सिमम 0.1 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी। मैं कहता हूँ ठीक है कोई बात नहीं। फिर एक और बच्चा है मेरी क्लास में, लेट्स से वो है स्टूडेंट वाई, उससे मैं कहता हूँ कि यार इस वक्त मैं जहाँ प्रेजेंट हूँ, जिस कॉलेज में खड़ा हुआ हूँ, उस कॉलेज से लेके कोई कहीं दूर कोई मोहल्ले की चौरंगी है, कोई राउंड अबाउट है। मैं कहता हूँ यार एक काम करो, यहाँ से लेके उस राउंड अबाउट तक का डिस्टेंस निकालो। अब ये कोई आसान काम तो नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन बच्चा बड़ा दिलेर था, बड़ा मेहनती था, उसने क्या किया, उसने ये बड़ी बड़ी रस्सियाँ पकड़ी और ये स्टार्ट करके एंड तक ले जा के उसने किसी तरह से उसकी लेंथ निकाल के दे दी, मुझे डिस्टेंस निकाल के दे दिया। लेट्स से दैट डिस्टेंस टर्न आउट टू बी 2500 मीटर्स, ठीक है। अच्छा मैं कहता हूँ हाँ भाई कितनी अनसर्टेनिटी, कहता है सर ±10 मीटर्स। अब मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा 2500 मीटर 2500 मीटर मेजर कर रहा है और उसमें सिर्फ 10 मीटर की अनसर्टेनिटी है, तो ये बुरा नहीं है, ये अच्छी मेजरमेंट है। लेकिन अगर मैं उसको ये बोलूँ यार ये भी कोई मेजरमेंट हो, ये देखो ये जो स्टूडेंट एक्स था इसकी तो सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी थी, आपकी तो 10 सेंटीमीटर, आपकी तो 10 मीटर की अनसर्टेनिटी है, तो ये कोई फेयर एनालिसिस है? बच्चा फ़ौरन बोलेगा सर आप ये भी तो देखो कि इसने निकाला क्या है, 12.5 सेंटीमीटर की पेंसिल की लेंथ निकाली है, मेरे को देखो 2500 मीटर निकाला है मैंने, तो उस हिसाब से तो मेरे 10 मीटर आप परसेंटेज निकाल लो कि कौन ज़्यादा अनसर्टेन है, आपको पता लग जाएगा कि हम में से ज़्यादा अच्छा काम किसने करा है। समझ लो आप मेरी बात। तो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ कि कभी कभी सिर्फ अनसर्टेनिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती, कभी ये डिटरमिन करने के लिए कि हाँ भाई एक मेजरमेंट कितनी प्रिसीजन के साथ निकाली गई है, एक मेजरमेंट में कितनी एक्यूरेसी थी, उसके लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहरहाल उसकी एप्लीकेशन पे तो बाद में बात करेंगे, बस ये पता होना चाहिए कि अनसर्टेनिटी क्या होती है, फ्रैक्चर अनसर्टेनिटी क्या होती है और परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है। अब लेट से आपको ये पता लग गया, तो उसके लिए हमें कुछ इक्वेशंस, कुछ फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे जो दिखने में तो बड़े बेशरम से मालूम होते हैं, बड़े ख़तरनाक मालूम होते हैं, लेकिन जब हम वक्त गुजारेंगे तो हमें इंशाल्लाह उससे प्यार हो जाएगा। उन इक्वेशंस से प्यार करना ज़रूरी है, और बल्कि यार वो प्यार मोहब्बत की बातें पहले कर चुका था, वही शॉर्ट चला लेना। अभी आगे बढ़ते हैं, इन इक्वेशंस को रीड करना सीखते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास पहली इक्वेशन है विच इज़ u इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, अनसर्टेनिटी इन u इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अनसर्टेनिटी इन x प्लस अनसर्टेनिटी इन y। अभी जो मैंने आपके सामने लिखा है, पहले तो आपको इसको पढ़ना आना चाहिए। u इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, अनसर्टेनिटी इन u इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अनसर्टेनिटी इन x प्लस अनसर्टेनिटी इन y। अब इसको पढ़ने का खानदानी तरीका ये है कि जो मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा है दिस इज अ सिचुएशन, और जो मैंने राइट साइड पे लिखा है दिस इज एक्चुअली अ सोल्यूशन टू दैट सिचुएशन, कि भाई उस सिचुएशन में आपने क्या करने की ज़रूरत है, या उस सिचुएशन में अनसर्टेनिटी की कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल होगी। तो उसको ऐसे पढ़ते हैं, इफ़ u इज इक्वल्स टू x प्लस वाई देन अनसर्टेनिटी इन u इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अनसर्टेनिटी इन x प्लस अनसर्टेनिटी इन y। अभी हमसे पढ़ना सीख रहे हैं, ओके। द नेक्स्ट सिचुएशन इज इफ u इज इक्वल्स टू x माइनस वाई then uncertainty in u is equals to plus minus uncertainty in x plus uncertainty in y। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब भी दो टर्म्स, दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में ऐड हों या सब्ट्रैक्ट हों, आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करके कोई भी नई फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू की अनसर्टेनिटी होगी वो आपकी मेजर्ड वैल्यूज की अनसर्टेनिटीज के सम के बराबर होगी। यानी जिन भी दो चीज़ों को आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर आप उनकी अनसर्टेनिटीज़ को ऐड कर देते हो तो आपको कैलकुलेटेड वैल्यू की अनसर्टेनिटी मिल जाएगी। अब ये बात समझ आया या ना, अभी से पढ़ना आना चाहिए। इफ़ u इज इक्वल्स टू x प्लस वाई देन अनसर्टेनिटी इन u इज इक्वल्स टू अनसर्टेनिटी इन x प्लस अनसर्टेनिटी इन y। इफ़ u इज इक्वल्स टू x माइनस वाई देन अनसर्टेनिटी इन u इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अनसर्टेनिटी इन x प्लस अनसर्टेनिटी इन y। तो दो चीज़ें ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, उनकी अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड होती हैं, अनसर्टेनिटीज कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती, इसलिए यहाँ पे दोनों ही केस में आप प्लस साइन देखोगे। सिमिलरली इफ u इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टाइम्स x then uncertainty in u is equals to plus minus constant times uncertainty in x। अब ये क्यों आया, कैसे आया, अभी इस पर कोई बात नहीं होगी, बस इसको पढ़ना आना चाहिए।
अच्छा, इसी सिचुएशन के लिए हमारे पास एक्चुअली दो इक्वेशंस हैं कि अगर u बराबर है c इंटू एक्स के, देन एक तो अनसर्टेनिटी इन u इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम्स अनसर्टेनिटी इन x, और फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी इन u इज इक्वल्स टू प्लस माइनस फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी इन x। ठीक है, तो फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी निकालते हुए कांस्टेंट गायब आ गया, सिर्फ अनसर्टेनिटी निकाल लो तो कांस्टेंट है, बट फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी निकालते हुए कांस्टेंट नहीं है। अभी क्यों है, कैसे, अभी इस पे बात नहीं कर सकते, अभी बस पढ़ना सीखो कि इसको रीड कैसे करते हैं, सब सीख जाएंगे वक्त के साथ साथ बाकी चीजें। फिर इफ u इज इक्वल्स टू x इंटू वाई इंटू जेड, देन फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी इन u इज इक्वल्स टू प्लस माइनस फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी इन x प्लस फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी इन y प्लस फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी इन z। Similarly, if u is equals to x over y, then fraction uncertainty in u is equals to, देखो uncertainty in u upon u, किसी भी चीज की uncertainty को उसकी एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर दो तो वो फ्रैक्शनल uncertainty बन जाती है। तो आदत डालो प्रॉपर पढ़ने की, बजाय इसके कि तुम ये कहो uncertainty in x over x, तुम कहो फ्रैक्शन uncertainty in x प्लस फ्रैक्शन uncertainty in y। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, if u is equals to x into y into z, यानी ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तब फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी इन u इज इक्वल्स टू फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी इन x प्लस फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी इन y प्लस फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी इन z। या फिर इफ u इज इक्वल्स टू x ओवर y, देन फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी इन u इज इक्वल्स टू प्लस माइनस फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी इन x प्लस फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी इन y। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो दिखने में थोड़ी सी और बदतमीज लगेगी, लेकिन मैंने बोला ना ये इक्वेशन दिल की अच्छी हैं, पहले पढ़ना सीख ले। u इज इक्वल, इफ u इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम्स x रेज़ टू द पावर p y रेज़ टू द पावर q ओवर z रेज़ टू द पावर r, देन फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन u इज इक्वल्स टू प्लस माइनस p टाइम्स फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी इन x प्लस q टाइम्स फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी इन y प्लस r टाइम्स फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी इन z। तो मैं ये आखिरी वाली इक्वेशन को एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ। If u is equals to constant times x raised to the power p into y raised to the power q over z raised to the power r, then fraction uncertainty in u is equals to plus minus p times fraction uncertainty in x plus q times fraction uncertainty in y plus r times fraction uncertainty in z। अब सवाल ये है कि सर ये इक्वेशंस कहाँ से आई, सर ये क्यों याद कर ले, कैसे कर ले? भाई देखो, इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे याद करो बचपन में जब क्लास 5-6 को मैं एक हसीन शाम को क्लास में हमारी मैथ्स की टीचर आई और उन्होंने कहा बच्चों याद कर लो x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही थी ना इक्वेशन। तो जब हमने वो इक्वेशन पढ़ा तो हमारे तो पसीने छूट गए, इतने छोटे छोटे हुआ करते थे हम कि मिस ये किस किस्म की इक्वेशन है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये कैसी इक्वेशन है, ये कहाँ से आई? तो हमारे टीचर ने हमसे क्या कहा था, बेटा अभी चुप से इसको याद कर लो, अभी इसके क्वेश्चंस कराने भी पहले इसको याद करो, फिर वक्त के साथ साथ तुमको खुद समझ आ जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से आई है। आज मेरे ख्याल से हम सबको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से आई है, इसकी क्या एप्लीकेशन है, बट उस वक्त अगर वो हमें उसकी डेरिवेशन पढ़ाने बैठ जाते तो हम उसी वक्त मैथ छोड़ देते। तो हर चीज़ का एक समय होता है, एक वक्त होता है। अभी बस ये समझ लो ये इक्वेशंस हैं तो इनको जहन में रखना है, और ये इक्वेशंस याद करना इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप इनको मोहब्बत भरी निगाहों से एक बार देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार इसको जहन में रखने की लॉजिक तो बड़ी आसान है। बात ये है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनकी अनसर्टेनिटीज ऐड हो रही हैं। अगर टू और मोर फिजिकल क्वांटिटी आर बीइंग मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड तो उनकी भी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज ऐड हो रही हैं। तो अगर सिंपली फिजिकल क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो अनसर्टेनिटीज ऐड हो जाएंगी, और अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं तो फ्रैक्शन अनसर्टेनिटीज ऐड हो जाएंगी टू गेट द फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी ऑफ द कैलकुलेटेड वैल्यू। और अगर कुछ चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हैं और उनके ऊपर कुछ पावर्स है तब भी उनकी फ्रैक्शन अनसर्टेनिटीज ऐड हो जाएंगी, और साथ में जिसकी जो पावर होगी वो कोफिशिएंट बन जाएगी। जैसे अगर x की पावर p थी तो वो फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी इन x का कोफिशिएंट बन गई, अगर y की पावर q थी तो वो फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी इन y से पहले आ गई, मतलब उसका कोफिशिएंट बन गई, और अगर z की पावर r थी तो वो फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी इन z से पहले उसका कोफिशिएंट बन गई। अगले लेक्चर में जाने से पहले कोशिश करो कि इन इक्वेशंस को अपने दिमाग में डाल लो। डालने का आसान तरीका ये है कि एक साफ सुथरे पेपर पे इन इक्वेशंस को कॉपी करें और बेडरूम में किसी ऐसी जगह पर बेड के पास ही कहीं चिपका दें, पेस्ट कर दें, और फिर रोज़ आना रात को सोने से पहले इन इक्वेशंस को देखें और इनसे प्यारी प्यारी बातें करें। इफ़ यू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई
देन अनसर्टेनिटी इन यू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अनसर्टेनिटी इन एक्स प्लस अनसर्टेनिटी इन वाई। ये जितनी भी इक्वेशंस हैं इनको बार बार पढ़े ताकि ये आपके दिल में उतर जाए। और एक और अच्छा मशवरा ये कि जहाँ भी सोने से पहले गुड नाइट के मैसेजेस भेजते हो वहाँ ये भेज दो, ये पूरा फॉर्मूला भेज दो। तो तुम पढ़ रहे हो वो उसको भी तो पढ़ना चाहिए ना। इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद आपके पास नीचे चैट पे लिखा हुआ आएगा यू कैन नॉट रिप्लाई टू दिस कॉन्वर्जेशन। तो मेरी मोहब्बत में आप एक बहुत बड़ी मुश्किल से आज़ाद भी हो जाएंगे। बहरहाल जो भी करें जैसे भी करें, बस एक काम करेंगे, इन इक्वेशंस को अपने दिमाग में बैठाएं, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे कि आने वाले लेक्चर्स में आखिर इन इक्वेशंस को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये चैप्टर बहुत एक्साइटिंग है, बहुत मज़े का है। शुरू में शायद आपको लगेगा और ये क्यों तो मुश्किल, बट मैं बता रहा हूँ लाइक आप सिर्फ नेक्स्ट लेक्चर देखोगे और जब आप इन इक्वेशंस को अप्लाई करना शुरू करोगे यू विल रियलाइज़ क्या दिस इज़ एक्चुअली अ जोक, मजाक के चैप्टर, लेकिन है बड़े मज़े का चैप्टर। तो मिलते हैं अगली क्लास में।